मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। अनुवाद विज्ञान है, कला है या शिल्प है? आइए ये सब जानने से पहले, इन सब का उत्तर जानने से पहले हमें यही जानना पड़ेगा कि विज्ञान क्या होती है, कला क्या होता है और शिल्प क्या होता है। इनके स्वरूप को जानेंगे और फिर हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। अनुवाद, कला, शिल्प या विज्ञान। पहले विज्ञान की बात कर लेते हैं। विज्ञान का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु का विशिष्ट ज्ञान, लेकिन आधुनिक काल में विज्ञान शब्द विशिष्ट अर्थों में भौतिक विज्ञान, रसायन, जैविकी और गणित इत्यादि तक सीमित हो गया है। इसलिए भौतिक विज्ञान ही नहीं, जो भौतिक विज्ञानों में आधुनिक जो पद्धतियाँ अपनाकर विज्ञान को बनाने की होड़ लगी हुई है, जिसके पीछे शास्त्र शब्द लगा दिया गया है। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषा शास्त्र तो लगता था उसके। आजकल जो है विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थ विज्ञान, भाषा विज्ञान इत्यादि कहना लोग पसंद करते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान की पद्धति क्या है? भौतिक विज्ञान की वह पद्धति है जो पहले अपर्याप्त तथ्यों को खोजकर उनका विश्लेषण करते हैं और एक तर्कसम्मत क्रम में संजोते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर ऐसे भौतिक एवं नियमों की खोज करना जो निरपवाद हों, सार्वभौमिक हों और सर्वकालिक हों, हर काल में बने रहें। भौतिक विज्ञानों के सिद्धांत और नियम निर्विकल्प, सुस्पष्ट, सुनिश्चित और सुपरिभाषित होते हैं। ये एक विज्ञान की मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसमें किसी भी पूर्वाग्रह का कोई भी रोल नहीं होता है। भौतिक विज्ञानों का संबंध भौतिक जगत से होता है। इसमें यांत्रिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक, निर्व्यक्तिकवादी, तटस्थता, सार्वभौमिक, सर्वकालिक, निर्विकल्प नियम, सिद्धांत आदि संभव है। लेकिन सामाजिक जीवन से संबद्ध शास्त्रों में, मनुष्य के अनुभवों और भावनाओं से संबंधित साहित्य में यह संभव नहीं है। फिर भी सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकी विधियाँ, साक्षात्कार, प्रश्नावली, संगणना आदि से यंत्रों के द्वारा सामाजिक विज्ञानों, भाषा विज्ञानों में के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण, वर्गीकरण और निष्कर्षण अपनाकर वैज्ञानिकता सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। आइए जान लेते हैं कला क्या है। कला का स्वभाव विज्ञान के बिल्कुल ही विपरीत होता है। कला के अंतर्गत मनुष्य की वे क्रियाएं आती हैं, वे कृतियाँ आती हैं जिसके सृजन और आस्वादन दोनों में मानसिक आह्लाद मिलता है, उसकी सौंदर्यवृत्ति की तृप्ति होती है। कला के माध्यम से मनुष्य लालित्य की सृष्टि करता है और स्वयं आनंदित होता है, दूसरों को भी आनंदित करता है। कला की वस्तु के रूप में मनुष्य के अनुभव, भावनाएं, उसका इंद्रिय बोध जो सार्वभौमिक और सर्वकालिक होते हुए भी वैशिष्ट्य के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। प्रत्येक के निजी वैशिष्ट्य होता है और निजी व्यक्तित्व से संपन्न है। कला में कलाकार की व्यक्तिगतता, विशिष्टता और सृजनशीलता का विशेष महत्व होता है। कलाकृति के रूप में मनुष्य के जो अनुभव हैं, जो भाव हैं, जो ज्ञान इंद्रियों से अर्जित ज्ञान है, वो विशिष्ट निजी व्यक्तित्व संपन्न अभिव्यक्ति पाते हैं। आस्वादक भी उन्हें ग्रहण कर पाता है। तब जाके कविता को सुनते या पढ़ते हैं, तब जब हम उस जो प्रभाव पड़ता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल वही अनुभव, भाव और इंद्रिय बोध नहीं होता जो कवि का होता है, लेकिन कवि जो संप्रेषित करना चाहता है वो हमारे तक पहुंच जाता है। जैसे कामायनी की ये प्रसिद्ध लाइनें हैं। कब तक और अकेले कह दो, हे मेरे जीवन बोलो, किसे सुनाऊं कथा कहो मत, अपनी निधि न व्यर्थ खोलो। इस प्रकार आपको अनुमान हो ही गया होगा कि जो कला है वो उसका
अनुभूति से गहरा संबंध है। आइए शिल्प के बारे में जान लेते हैं। कला का उच्च अर्थ वही होता है जो ऊपर बताया गया, लेकिन सामान्य रूप से इस अर्थ को प्रयुक्त करते हैं हम शिल्प में। शिल्प शब्द के पर्यायवाची होते हैं हुनर, कारीगरी, दक्षता, हस्तकर्म इत्यादि। माना जाता है प्रशिक्षण, अभ्यास और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा किसी उपयोगी वस्तु का निर्माण में दक्षता प्राप्त कर लेना शिल्पगत दक्षता है। इसमें सृजनशीलता, अभिव्यक्ति नगण्य होती है। कला की अपेक्षा शिल्प को हम हीनतर मानते हैं। कला उच्च होती है और जो शिल्प होता है वो उसी का एक हिस्सा होता है। कला का संबंध लालित्य से जोड़ा जाता है, शिल्प का संबंध उपयोगिता से जोड़ा जाता है। ललित कलाओं से रचना में प्राप्त कुशलता कला है और उपयोगी कलाओं के निर्माण को प्राप्त दक्षता शिल्प है। ये सब कुछ जानने के बाद हम देखेंगे कि कला, विज्ञान और शिल्प, इन तीनों में से अनुवाद क्या है। पहले बात करते हैं क्या अनुवाद विज्ञान है। बात कर लेते हैं विद्वानों का एक ऐसा वर्ग जो अनुवाद को विज्ञान की श्रेणी में रखता है। इसमें से नाइडा और ओटिंगर का नाम जो है विशेष उल्लेखनीय है। बहुत बार पूछा जाता है कि किसका नाम जो है, किसने इसको विज्ञान माना है, तो ये दो नाम हैं, नाइडा और ओटिंगर। वे भाषा वैज्ञानिक और अनुवाद को विज्ञान सिद्ध करने के लिए दो तर्क दिए हैं उन्होंने। पहला तर्क यह है कि अनुवाद की प्रक्रिया तुलनात्मक भाषा विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया है। नाइडा के अनुसार अनुवाद में पहले स्रोत भाषा के पाठ का विकोडीकरण किया जाता है। इसके बाद विकोडीकरण से अर्थ का कोडीकरण करके लक्ष्य भाषा में पुनर्गठित किया जाता है। इन दोनों प्रक्रिया में ही स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की वैज्ञानिक पद्धति से तुलनात्मक अध्ययन करके समानता और विषमताओं का पता लगाया जाता है। इसके बाद कोडिंग द्वारा पाठ को पुनर्सृजित किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया है। दूसरा तर्क ये देते हैं कि जो इसी तरह की प्रणीति करता है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाकर विकल्पनाओं पर नियंत्रण करके कंप्यूटर द्वारा मशीनी अनुवाद संभव है। और मशीनी अनुवाद आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ माना गया है। मशीनी अनुवाद की एक सीमा है जो निरंतर सफलता प्राप्त कर रही है। इन दोनों तर्कों को आंख बंद करके मान लें तब अनुवाद विज्ञान लगती है, लेकिन इन तर्कों को लेकर कई आपत्तियां उठ खड़ी हुई हैं। जैसे भौतिकी, गणित व अन्य भौतिक विज्ञानों में कंप्यूटर का उपयोग जिस असीमितता से किया जाता है वैसा अनुवाद में भी संभव है। यानी क्या वैसा ही संभव है? क्या अनुवाद की प्रक्रिया पूर्णतः यांत्रिक है? भौतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, प्रशासन, सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त तथ्यात्मक और सूचनात्मक पाठ का यांत्रिक अनुवाद संभव है, लेकिन वहाँ भी क्या विकल्पनाओं को पूरी तरह से मुक्त किया जाता है? एक सीधा सा वाक्य लीजिए, माय फादर इज इल। क्या कंप्यूटर भी भिन्न भिन्न प्रोग्रामों के आधार पर भिन्न भिन्न अनुवाद नहीं कर सकेगा? जैसे ये उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, मेरे पिताजी बीमार हैं, माय फादर इज, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पिताजी रुग्ण हैं। यानी ये विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। इसमें एक भी अनुवाद गलत नहीं है और न ही इसमें एक भी अनुवाद को दूसरे अनुवाद से अच्छा सिद्ध किया जा सकता है। यदि प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो जो परिणाम निकलता है वो बड़ा ही हास्यास्पद हो जाता है। कंप्यूटर कृत अनुवाद को लेकर अनेक चुटकुले प्रसिद्ध हैं। एक चुटकुला यहाँ भी है, रूसी में अनुवाद है, जैसे द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। कंप्यूटर ने तुरंत इसका रूसी अनुवाद कर दिया, वोडका इज एग्रीएबल बट द मीट हैज गॉन हेड। साहित्य का मशीनी अनुवाद लगभग असंभव है। माना तो यहाँ तक जाता है कि मशीन मनुष्य के द्वारा भी इसका अनुवाद असंभव है। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि कविता का अनुवाद करते समय
जो कुछ छूट जाता है वही कविता है। यह काफ़ी हद तक सच भी है। बिहारी का एक दोहा देखिए, बरतस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोहे करे बोहन हंसे, देहन कहे नटी जाए। अमरनाथ ने इस दोहे का अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखिए, इन ऑर्डर टू हियर हिम स्पीक राधा कौन किल कृष्णाज फ्लूट सी swears to him she knows nothing about it. She laughed with her eyes brow addressed, so she promised to return it, but eventfully she denied all knowledge of it. जो बिहारी के काव्य में जो सुंदर था, मानो अंग्रेजी अनुवाद में वो कहीं गायब ही हो जाता है। यही कारण है कि साहित्यिक रचना का अनेक अनुवादक बार बार अनुवाद करते हैं, जिसमें कोई अनुवादक तो सफल हो जाता है तो कोई असफल। यह असफलता और सफलता सापेक्ष चलती रहती है। हिंदी में उमर खयाम के रुबाइयों की जो दासियाँ अनुवाद हुए हैं वे सब सफल अनुवाद नहीं माने जाते, जबकि रुबाइयों का अनुवाद पूर्णतः सही माना जाता है। इस स्थिति में क्या अनुवाद को विज्ञान माना जाए? हमें लगता है जिन अर्थों में भौतिकी, रासायनिकी और गणित इत्यादि विज्ञान है, उन अर्थों में अनुवाद विज्ञान नहीं है। मशीनी अनुवाद के अस्तित्व के बावजूद अनुवाद में विकल्पों की संभावनाएं बराबर बनी रहती हैं और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले अनुवाद पर अनुवादक की व्यक्तिगत क्षमता, सूझबूझ और व्यक्तिगत जो छानबीन होती है वो अवश्य बनी रहती है। अनुवाद इस अर्थ में हम विज्ञान कहा जा सकता है क्योंकि इसमें तार्किकता और एक सीमा तक निर्व्यक्तिकता वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है, वही प्रक्रिया फॉलो की जाती है, तो ये यांत्रिक बनती जा रही है। अनुवाद के अध्ययन में प्रक्रिया विज्ञान के अध्ययन की प्रक्रिया की निकटता रखती है। जिस प्रकार विज्ञान संबंधी अनुशीलन, तथ्य संकलन करना, तुलना करना, निरीक्षण करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना इत्यादि कार्य होते हैं, तो इसी प्रकार की स्थितियाँ अनुवाद में भी बनती हैं। अनुवादक भी तटस्थ रहता है। एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने के लिए वो सारी चीज़ों का यानी वो तथ्यों का संकलन भी करता है, तुलना भी करता है, निरीक्षण भी करता है, वर्गीकरण भी करता है और विश्लेषण भी करता है। सांस्कृतिक भाषा को एक सूत्र में खड़ा भी करता है, जिसकी उपयोगिता सामाजिक जीवन में अत्यधिक होती है। वैज्ञानिक अनुसंधानशाला में बैठकर मानव कल्याण की ओर प्रवृत्त होता है। अनुवादक भाषा की सामग्री से जूझ कर मानव कल्याण की ओर विचारों का आदान प्रदान की सुविधा के लिए समानार्थी शब्दों की खोज करता है। दो देशों की भाषा साहित्य और संस्कृति परक ज्ञान को सुबोधगम्य और दृष्टि की वैज्ञानिकता से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अनुवादक कुछ अपवादों को छोड़कर निश्चित नियमों का अनुसरण करता है। यह पूरी प्रक्रिया जो है वैज्ञानिक होती है। यदि इसमें वैज्ञानिक नियम न होते तो मशीनी अनुवाद संभव ही नहीं हो पाता। दो भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण पर सुनिश्चित वैज्ञानिक नियमों ने ही इस प्रक्रिया को संभव बनाया है। इस प्रकार अनुवाद की संपूर्ण मानसिकता वैज्ञानिक प्रक्रिया की मानसिकता से जुड़ी हुई है। अनुवादक की पूरी पृष्ठभूमि कार्य कारण संबंध से रहित नहीं है। इस प्रकार हम अनुवाद को विज्ञान कह सकते हैं। क्या अनुवाद कला है? जो लोग अनुवादक को केवल जीता जागता यंत्र मानते हैं और उसका कार्य इतना भर मानते हैं कि यह भाषा में व्यक्त की गई दूसरी भाषा में अंतरित कर देता है, उनकी दृष्टि में अनुवाद कला नहीं है। लेकिन जो लोग अनुवाद के निजी व्यक्तित्व और सृजनशीलता को स्वीकार करते हैं वे अनुवाद को कला मानते हैं। अनुवाद कला है, इसका सबसे अधिक अनुभव हम साहित्यिक कृतियों में अनुवाद से अंदाजा हम लगा सकते हैं। तथ्य और सूचना प्रस्तुत करने वाले विज्ञान और शास्त्रों में शब्दानुवाद से काम नहीं चल सकता। विचारों की और भाषा के सौष्ठव के साथ अगर प्रस्तुत करना है तो साहित्यिक कृतियों का अनुवाद तो अक्सर
कला प्रधान या भाव प्रधान ही होता है। साहित्य की रचना की जिस अंतर्वस्तु को अभिव्यक्ति देनी पड़ती है उसमें भाषा का अधिकतम संभव अर्थ प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो नहीं। अभिव्यक्ति पूर्ण हुई, उसका सही अर्थ निकला या नहीं। इसी कारण से जहाँ विज्ञान और शास्त्रों आदि की अभिधा शक्ति काम में ली जाती है, वहीं सृजनात्मक भाषा में अभिधा शब्द शक्ति की बजाय लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति से काम लिया जाता है। साहित्य में स्पष्टतः कथित है कि अपेक्षा जो कथित के पीछे सांकेतिक है उसका अधिक महत्व होता है। अनुवाद में सांकेतिक भाषा को, सांकेतिक अर्थ को पकड़ना अत्यंत दुष्कर कार्य है। अनुवाद में इसी सांकेतिक अर्थ को पकड़ने के लिए जो अनुवादक है उसको सृजनशील या कलाकार की भूमिका निभानी पड़ती है। एक ही साहित्यिक रचना का बार बार अनुवाद होने पर आपने देखे होंगे, प्रमाण आपने प्राप्त किए होंगे कि हर बार अनुवाद के बाद कुछ ऐसा बचा रहता है जो नए अनुवादक को उस पर अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे राम नाम की लूट है, लूट ही सके तो लूट, तू पीछे पछताएगा सास जाएगी सूट। कबीर का प्रसिद्ध दोहा है। इस दोहे का अंग्रेजी अनुवाद देखिए। इफ यू कैन प्लंडर लेट द नेम ऑफ द राम बी योर बूटी, otherwise later you can repent when the birth। अगला अनुवाद देखिए। रिजॉय ओ कबीर इन दी ग्रेट फीस्ट ओ लव वंस डेथ knock at the door and this golden moment will be gone forever। पहले वाला अनुवाद कुछ शब्द अनुवाद लग रहा है, जब लेकिन दूसरे वाला अनुवाद जो है वो भावानुवाद लग रहा है। पहले अनुवाद में अनुवादक अनुवाद ही कर रहा है, जबकि दूसरे अनुवाद में अनुवादक एक सृजक या क्रिएटिव बन गया है। उसने कबीर के दोहे में नई ही कविता रच दी है। निसंदेह हम सहदेव कुमार के इस अनुवाद को जो है कलाकार या कला की श्रेणी में रखेंगे। अगला देखिए, ये एग्जाम्पलों के द्वारा समझाया गया है। बहुत ही अच्छी सामग्री के साथ इसे प्रस्तुत किया गया है। अनुवादक जो है मूल कृति में निहित बिंबों, प्रतीकों, संदर्भों को तलाश करते हुए कृति की समग्र सांस्कृतिक संदर्भों को पहचानता है, उसकी व्याख्या करता है, लक्ष्य भाषा में उसे पुनर्सृजित करता है और मूल भाषा का भाषांतरण नहीं करता, कभी कभी उसका रूपांतरण भी कर देता है। रूपांतरण की प्रक्रिया में अनुवादक कभी कभी भटक भी जाता है और कभी कभी पहले से भी कहीं अच्छा अनुवाद या सफल अनुवाद हो सकता है। आइए बात करते हैं क्या अनुवाद शिल्प है। सफल अनुवादक कलाकार होता है और सफल अनुवाद की कला की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। वह सीमा है कि सामान्यतः कलाकार जन्मजात होते हैं, उसमें सृजन की प्राप्ति प्रक्रियाप्रद होती है। व्युत्पत्ति और अभ्यास से उसे निखारा जा सकता है, उसमें संयम लाया जा सकता है। कवि प्रशिक्षण और अभ्यास से बनाए नहीं जा सकते, उसी तरह अनुवादक भी बनाए नहीं जा सकते। प्रशिक्षण और अभ्यास उनकी प्रतिभा में दक्षता ला सकता है। प्रशिक्षण और अभ्यास से अनुवादक जो दक्षता प्राप्त करता है वह शिल्प का गुण है। यह दक्षता साहित्यिक अनुवाद में प्राप्त की जा सकती है। विज्ञान और शास्त्र में साहित्यिक अनुवाद की अपेक्षा जो है कम व अन्य क्षेत्रों में अधिक संभावनाएं दिखती हैं। शिल्प और कौशल का अंग्रेजी रूपांतरण क्राफ्ट या कला का आर्ट एक प्रकार से लालित्य, बोध या अनुभूतियों या अभिव्यक्तियों के लिए आता है। कला और शिल्प को अलग नहीं किया जा सकता। अलग अलग दिखाई देने पर वस्तुतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है। शिल्प कला इसका एक अवधारणा है। कला नैसर्गिक प्रतिभा का सहज विस्फोट है। तमाम ललित कलाएं जो हैं अर्जन और शिक्षण का महत्व देने पर भी यही नारा लगती हैं, कलाकार उत्पन्न होते हैं, बनाए नहीं जा सकते।
अनुवादक कलाकार की भांति सृजनकर्ता नहीं है, क्योंकि सृजन आत्म साक्षात्कार के क्षणों के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है, परिणाम आत्मा अभिव्यक्ति है। परंतु अनुवाद इस अर्थ में कलाकार है और कलाकार की आत्म अभिव्यक्ति को अपने से उतारता है तो उसका पुनः आत्म साक्षात्कार करता है, तटस्थ भाव से उसे पुनः अभिव्यक्त करता है। यह अर्थ अनुवादक का व्यक्तित्व, उसका पुनरुत्थान और कला सृजन और अनुवाद का पुनर्सृजन है। यह एक प्रक्रिया है। और अब देखते हैं, बहुत ही प्रशिक्षण और अभ्यास से साध्य उपयोगी कला बनाई जा सकती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। अब अनुवाद में विज्ञान, कला और शिल्प तीनों ही चीज़ें हैं। ऊपर आपने देख लिया कि शिल्प, कला और विज्ञान क्या क्या होती हैं। अनुवाद की प्रकृति के संबंध में जो कुछ कहा गया उसे स्पष्ट है कि अनुवाद को केवल विज्ञान, केवल कला और केवल शिल्प कहना उचित नहीं होगा। उसमें किसी न किसी तरह से तीनों की मात्राएं, तीनों के तत्व विद्यमान होते हैं। जब तक अनुवादक में संवेदनशीलता और तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होगी, तब तक वो स्रोत भाषा के अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और जब तक वो अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएगा तो वो लक्ष्य भाषा में उसको बदल नहीं पाएगा। अगर अनुवादक किसी साहित्यिक कृति का अनुवाद करना चाहता है तो पहले जो लक्ष्य भाषा है उसके साथ साक्षात्कार करना होगा, और एक रचनाकार को संवेदनशील भी होना होता है। उसमें अपने अनुभव का तड़का भी लगाना पड़ता है, और जिससे गुजरकर साहित्यकार एक नई रचना को जन्म देता है। जैसे उमर खयाम की रुबैया अंग्रेजी में बहुत ही सफल हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। अनुवाद करते समय फिट्जजेराल्ड और बच्चन दोनों के ने अपने निजी जीवन की गहरी पीड़ा और निराशा से गुजरे हैं, और अनुवादक भौतिकी व अर्थशास्त्र की किसी पुस्तक या लेख का अनुवाद कर रहा होता तो वहाँ पर संवेदनाओं की बजाय हम शब्दानुवाद से भी काम चल जाता। लेकिन अगर वो किसी साहित्यिक कृति का अनुवाद कर रहा है तो वहाँ शब्द चयन की जगह संस्कृति और उस समय का समाज को भी समझना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें संवेदनशीलता, रचनाशीलता जो जन्मजात होती हैं, किंतु जन्मजात विशेषताएं के साथ साथ विकास और परिमार्जन के लिए शिक्षण और अभ्यास दोनों भी आवश्यक हैं। एक शिल्पी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये विज्ञान भी है, ये कला भी है और ये शिल्प भी है। विज्ञान कैसे है? क्योंकि वो तर्क, प्रवीणता, बौद्धिकता, तटस्थ होकर कलाकार की संवेदना, सृजनशीलता शील है तो वो कला है। शिल्प का प्रशिक्षण और परिश्रमशीलता है तो वो शिल्प है। इस प्रकार से अनुवाद अंशतः विज्ञान भी है, निष्कर्ष के स्वरूप कहेंगे अंशतः कला भी है और अंशतः शिल्प भी है। इनमें से अगर एक भी चीज़ निकाल दी जाए तो एक सफल अनुवाद नहीं होगा। इसलिए अनुवादक का कलाकार होना जरूरी है, कलात्मक अभिव्यक्ति उसे देनी जरूरी है। विज्ञान के तथ्य, तटस्थता, वैज्ञानिकता, वो प्रक्रिया भी होनी जरूरी है, और शिल्प के द्वारा वो मांझ कर और निखर कर सामने आता है। इस प्रकार से तीनों ही गुण उसके अंदर विद्यमान है। ये जो मटेरियल है वो PDCD से उठाया गया है और बहुत अच्छी जानकारी इसमें प्रस्तुत की है। इग्नू के डिस्टेंस एजुकेशन का ये हिस्सा है, जिसमें से अनुवाद, विज्ञान, कला या शिल्प, इस पर हमारा डिस्कशन हुआ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अनुवाद को विज्ञान किस विद्वान ने कहा है, इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। बने रहिए। धन्यवाद।